वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेरिकन लिटरेचर में द ट्रूथ ऑफ क्राइम बाय सैम शेपर्ड। सैम शेपर्ड का ये जो प्ले है आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम सैम शेपर्ड को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सैम, जिनको सैमुअल शेपर्ड भी कहा जाता है, इनकी बर्थ हुई थी 5 नवंबर 1943 में। इनकी डेथ हुई थी जुलाई 27 2017 में। अमेरिकन एक्टर थे, प्ले राइट थे, ऑथर थे, डायरेक्टर थे और स्क्रीन राइटर थे। अगर हम लोग इनके करियर की बात करें, इनका जो राइटिंग करियर है वो हाफ ऑफ सेंचुरी पे जो है ना वो स्पैन करता है। उसके बाद इनको 10 ऑबी अवार्ड्स मिले राइटिंग और डायरेक्टिंग की वजह से। इन्होंने 58 प्लेज लिखे और बहुत सारी बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, मेमोयर्स, ये सब कुछ लिखा। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था 1979 में ड्रामा में बर्ड चाइल्ड, इनका एक प्ले था उसकी वजह से। इनको जो है वो अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इन्होंने पायलट चक हीगर का जो करेक्टर था ना उसको जो शो करवाया था 1983 की फिल्म द राइट स्टफ में, उसकी वजह से। ये हो गया कुछ हमारा राइटर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम लोग अपने राइटर के बारे में कोई वर्ल्ड फेमस ट्रुथ की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है, न्यूयॉर्क जो मैगजीन है वो कहता है कि द ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्ले राइट ऑफ हिज जनरेशन, कि अपनी जनरेशन के ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स में इनको जो है वो कंसीडर किया जाता है। द ट्रूथ ऑफ क्राइम ये एक म्यूजिकल प्ले है जो कि सैम शेपर्ड ने लिखा है और इसको प्रीमियर करवाया था लंदन ओपन स्पेस थिएटर ने जुलाई 17 1972 में। अब कहेंगे कि म्यूजिकल प्ले है। म्यूजिकल प्ले इस वजह से है क्योंकि इस प्ले में जब करेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे तो उसके पीछे जो है वो बिहाइंड कहीं कहीं जो है वो म्यूजिक आता था। अब वो जो म्यूजिक था वो भी डिफरेंट टाइप का म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, वायलेशन वाला म्यूजिक, इस टाइप का जो है ना वो म्यूजिक आता था। तो इस वजह से इसको जो है वो म्यूजिकल प्ले कहा जाता है। हमने अपने बारे में एक जो है ना वो रियलिटी बताई थी कि वो जो है ना प्ले राइट नहीं बनना चाहते थे। वो एक रॉक स्टार या फिर रोल स्टार जो कि म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो बनना चाहते थे। इसी वजह से वो तो ये अपने एम्बिशन को कंटिन्यू नहीं रख पाए, लेकिन उस अपने एम्बिशन को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर उसको एक रियलिटी देने के लिए उन्होंने इस प्ले को लिखा था जो कि 1972 में आया था। द टू कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हॉर्स का कैरेक्टर जो है वो हमारे पास सबसे पहला है, द वर्ल्ड्स टॉप मार्कर। अब ये जो है ना टॉप जो मार्कर है, अब एक्चुअली में ये ना एक गेम के बारे में कुछ प्ले है, तो वो उसको हम स्टोरी में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू जो है ना वो कैरेक्टर को समझने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये जो है ना परफॉर्म करते हैं, मीन्स कि वो एक गेम है, उसके अंदर ये टॉप मार्कर है, मतलब कि इसकी साथ का कोई ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो हॉर्स का जो मुकाबला है वो कर सके। लेकिन हॉर्स की अब जो है ना वो एज ओल्ड होती जा रही है। जैसे जैसे वो ओल्ड एज में जा रहा है तो अब उसके जो कंपिटिटर्स हैं न्यू, वो आना शुरू हो गया और अब इसकी जो एक थ्रोन था ना इसके सर पे कि सबसे टॉप पे होने का, अब वो इससे जाने का इसके अंदर एक फेयर है कि मे बी अब कोई और वो थ्रोन जो है ना वो मुझसे ले लेगा। और इसने जो है वो इस चीज़ के लिए पास्ट के कुछ मिथ्स हैं उनको भी अपने डायलेक्ट में यूज़ किया हुआ है। वेस्टर्न गन फाइटर जिसमें हो गया, 1920 गैंगस्टर हो गया, डेल्टा ब्लूज सिंगर हो गया, और ये जो है ना अमीन रिपटोन जो है वो उस टाइप का कुछ इंडिविजुअल है जो कि खास हमारा करेक्टर। नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है ये हमारे जो प्रीवियस करेक्टर था हॉर्स, उसके अगेंस्ट करेक्टर है जो कि है क्रो। क्रो जो है ना ये जिप्सी मार्कर है और अब ये नया नया आया है कंपटीशन में, मींस कि ये जो रॉक म्यूजिक होता है यहाँ पे ये जो गेम की इनकी कंपटीशन है जिसके अंदर ये डायलॉग्स थे, वेपन से जो है वो आपस में इनकी जो फाइट होती है और उस जो फाइट के अंदर जो जीतता है उसके बाद उसको वो थ्रोन मिलता है। डिफरेंट बात ये है कि अब ये जो है ना न्यू स्टाइल को जो है वो यूज़ करता है, न्यू लैंग्वेज को यूज़ करता है ड्यूरिंग म्यूज़िक, ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, और ये जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उन सबको ये अपोज करता है। और इसको जो है ना वो कीथ रिचर्ड्स है उससे जो है ना कहा जाता है कि उससे मिलता जुलता है, इसकी कोई लुक्स हैं। करेक्टर है बैकी का। बैकी जो है वो गर्लफ्रेंड है हॉर्स की। और सेकंड जो करेक्टर है वो हमारा स्टारमैन है जो कि एस्ट्रोलॉजर है जो कि एडवाइस करता है हॉर्स को। अब इसकी समरी को हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग इसके प्लॉट की बात करें तो इसको हम लोग साइंस फिक्शन जो है ना एज अ साइंस फिक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो गेम है और जो गेम है उसको हम लोग साइंस फिक्शन से रिलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया। अब इसकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट कैसे होती है, एक्चुअली में कुछ मार्कर्स होते हैं। अभी जो मार्कर्स होते हैं ना वो रॉक म्यूजिक प्लस वायलेंस,
इस टाइप का जो म्यूज़िक है ना ये बनाते हैं और उसको ये प्ले करते हैं, परफ़ॉर्म करते हैं और उसको जो डायरेक्ट करता है उनको दी कीपर्स कहा जाता है। अभी जो हॉर्स है ना वो टॉप मार्कर बनने के लिए उसने बड़ी स्ट्रगल की होती है, बल्कि बन चुका होता है ब बहुत सारी स्ट्रगल के बाद। अब जो है ना इसको पता चलता है कि इसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो अब कम होना शुरू हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब इसके राइवल आ चुके हैं। इसके अपोज़िट बहुत सारे न्यू कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं इसकी बजाय। क्योंकि ये तो अब ओल्ड हो चुका है ना, अब इसकी एज जो है वो टाइम के साथ ओल्ड होता जा रहा है, ज़्यादा होती जा रही है। तो अब इसके अगेंस्ट आ चुके हैं जिप्सीज़, जो कि आउटसाइड जो है ना वो ऑफ़िशियल रूल के हैं और अब जो है ना ये आना चाह रहे हैं इस कॉम्पिटिशन में और इसको जो है ना वो हरा के थ्रोन लेना चाह रहे हैं यहाँ का। हॉर्स को पता चलता है कि इसका जो राइवल है ना मोजो रूट फोर्स, उसने अपनी तरफ से एक जो कॉम्पिटिटर है वो भेजा है, जो कि हॉर्स के साथ जो है ना वो मुकाबला करेगा। अब वो जो उस कॉम्पिटिटर का नाम है वो है क्रो। अब वो जो क्रो है अब इसका राइवल है और वो यंग जनरेशन से बिलोंग करता है। हर्ष जो है वो ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करता है। हॉस को पता चलता है कि इसकी जो टेरिटरी थी लास वेगास के अंदर, जो कि यूएस स्टेट्स के अंदर जो है वो एक सिटी है लास वेगास। वहाँ पे जो टेरिटरी थी उस पे जो मोजो रोड फोर्स है उसने अपना कब्जा कर लिया है और उसके बाद जो जिप्सीज हैं उन वो जो है ना अब इस पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। हॉस जो होता है वो अपने पुराने फ्रेंड लिटिल विलर्ड को जो है ना वो हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन वो जो है उसने तो सुसाइड कर ली होती है क्योंकि उसकी जो इनएबिलिटी थी अपने स्टेटस के साथ लड़ने की उसकी वजह से। मीन्स के वो अपना स्टेटस हाई नहीं कर सका तो इस वजह से अपनी पॉवर्टी के साथ लड़ते-लड़ते उसने सुसाइड कर ली। तो यहाँ पे जो है ना हॉर्स की एक ही उम्मीद थी इसका फ्रेंड, अब उसकी भी सुसाइड हो चुकी है। अब जब ये सब इंसिडेंट्स हो रहे थे कि इसका जो सिटी था उस पे तो कब्ज़ा हो चुका है, इनके नई जनरेशन ने आके उस पे कब्ज़ा कर लिया है और अब इसका जो थ्रोन था इसके सर पे एक ताज था कि इसको जो है वो टॉप मार्कर माना जाता था म्यूज़िक में। और वायलेंस, ये जो म्यूज़िक प्लस वायलेंस, ये जो एक नया जॉनर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था यहाँ पे अमेरिका के अंदर, अमेरिकन थिएटर में। तो अब ये जो है ना अब इसका जो बिलीफ ना और स्ट्रॉन्ग होता गया कि अब जो है ना ये सब कुछ, हर चीज़ की डेथ होने वाली है, ओल्ड ट्रेडिशंस की और मेरी भी। अब जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को फिर से इकट्ठा करता है, खुद को जो है वो मोटिवेट करता है और जो शिव फाइट है ना उसके लिए अब जो है ना ये मोटिवेटेड हो चुका है। शिव फाइट क्या होती है? शिव फाइट जो है ना वो नाइफ टाइप कोई एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके साथ वो लड़ी जाती है। अब ये जो फाइट है वो स्टार्ट होती है। फाइट सबसे पहले जो है वो शिव फाइट थी, मीन्स के वो जो नाइफ टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ जो है इन दोनों के आपस में लड़ाई हो रही थी। हॉर्स एंड क्रो, इन दोनों के आपस में यहाँ पे जो है वो फाइट स्टार्ट होती है और रेफरी है और रेफरी जो है वो इनके स्कोर करने के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। अब हॉर्स एंड क्रो जो हैं पहले तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से लड़ रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो है ना वो आगे डायलॉग्स पे एक दूसरे की साइकी को टारगेट किया। मीन्स कि ऐसे डायलॉग्स बोले, एक दूसरे के फेयर बताए कि जो है ना वो जंग जो है अब वो डायलॉग्स पे डिपेंड करती थी इन दोनों के दरमियान। वॉक और उसके जो स्टाइल है उसके ऊपर बात करता है। जो हॉर्स है वो क्रो के ऊपर बात करता है। वेस्टर्न गन स्लिंगर, जो ओल्ड वॉइसेस हैं उनको वो यूज़ करता है, मिथ्स को यूज़ करता है। उसके बाद जो हॉर्स है वो डेल्टा ब्लूज मैन, ये भी एक मिथ है, उसको वो यूज़ करता है उसके अगेंस्ट। मीन्स कि वो एक दूसरे को ना टॉन्ट कर रहे हैं और डायलॉग से जो है ना वो हराने की अब कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो है ना क्रो जो है वो उसके बाद एक्सपोज करता है हॉर्स के फेयर को कि फेयर दैट ही इज़ क्रैकन बस्टेड इनटू टू। मीन्स कि उसका एक फेयर है जो कि हॉर्स का है वो इसके सामने बता देता है, जिसकी वजह से जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद जो है ना हॉर्स जो है वो रेफरी को मार देता है। उसके मरने के बाद जो हॉर्स है वो क्रो को कहता है कि मुझे भी जो न्यू स्टाइल है वो सिखाओ, उसके सामने ना गिड़गिड़ाता है। लेकिन हॉर्स जो है वो उसको ऐसा कुछ नहीं सिखाता और उसके बाद जो है ना ये अपने माउथ में पिस्टल रखता है और जो है ना वो सुसाइड कर लेता है। क्योंकि क्रो ने ही उसको इस बात करने का हुक्म दिया होता है, क्योंकि क्रो तो अब जीत चुका था और अब जो थ्रोन है वो क्रो के सर पे आने वाला था। प्ले जो है ये वो यहाँ पे एंड हो जाता है और जो हॉर्स का थ्रोन है वो क्रो के पास चला जाता है। अब जो टॉप मार्कर है वहाँ का इस गेम का, वो जो है वो क्रो बन चुका है। और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो कि मेन कैरेक्टर था इसकी लाइफ में हॉर्स की, बैकी, वो भी जो है वो अब जल्दी से मूव ऑन करके अपनी लॉयल्टी को क्रो की तरफ आ जाती है, क्योंकि अब उसके पास थ्रोन है, मीन्स के वो टॉप मार्कर बन चुका है। यहाँ पे जो है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो थीम्स है वो हमें लॉयल्टी और ये जो अमेरिकन थिएटर और ये कोई अमेरिकन ड्रीम है ना उसके बारे में वो सब कुछ इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो अमेरिकन ड्रीम देके मैनिपुलेट किया जाता है। बट
अगर हम लोग डीप साइंस में जाएँ या फिर किसी डीप सिस्टम को उसका एनालाइज़ करें तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि अमेरिकन सोसाइटी में क्या ड्रॉबैक्स हैं, यूएस सोसाइटी में क्या ड्रॉबैक्स हैं, लंदन सोसाइटी में क्या ड्रॉबैक्स हैं। मीन्स कि हर उस सोसाइटी जिसको हम एडमायर करते हैं उसके अंदर के जाके ड्रॉबैक्स को जो है ना वो राइटर ही हमें दिखाते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।